ये क्या क्वेश्चन है? क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होती है? ये क्या बात कर रहे हो यार, ये कोई क्वेश्चन था? फॉल्स करना है। बहुत इजी लेवल आया था। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ, जो आते हैं पेपर्स वो 6 से 7 के लेवल पे आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। सीबीएसई के मैं बोलता हूँ 8-9 के लेवल पे आते हैं। आपके 5-6 तो टच करता है, बट ये तो मुश्किल से 4 भी टच करेगा, 3 या 4 मैक्सिमम टू मैक्सिमम टच करेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू ओन चैनल। कैसे हो आप सब? सो जेके बोर्ड वालों, आई होप आपका क्लास 12 का जो अकाउंट्स का पेपर था आज बहुत बढ़िया गया होगा। मैं पेपर को एनालाइज करा था, काफ़ी इजी पेपर आया था और काफ़ी चीज़ें करवाई हुई थी आपको। सो आई होप पेपर बहुत बढ़िया गया हो। जल्दी से एक रिव्यू करूँगा पेपर का, प्रॉपर हर चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, या आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मुझे वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी क्वेरी है, ठीक है? जल्दी से डिस्कस करते हैं। जो मेरे पास है ये सेट सी है अकाउंटेंसी का, जिसमें पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इजी था, आता होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? यार ये बताने वाली चीज़ है। फॉर्मूला ज़रूर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लिख के आए होगे, आई होप, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था, ठीक है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ? ऑब्वियसली बात है 1932 में हुआ। ये कोई क्वेश्चन था आने वाला? बहुत ईजी पेपर आया था, सच बोलूँ इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना ईजी पेपर आएगा। वट इज़ द सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी? आपको पता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है या पॉलिसी का टाइम जो टेन्योर होता है वो ख़त्म होता है, जो भी चीज़ पहले होती है वो चीज़ की जाती है और उसके हिसाब से पॉलिसी को बांटा जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स में। यही लिखना था, 1 मार्क्स के था तो कोई इशू नहीं आने वाला, वेरी शॉर्ट में था। ये फॉर्मूला बताना था, गेनिंग रेशियो का कैलकुलेट करना था। गेनिंग रेशियो कोई बताने की ज़रूरत है? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जल्दी से। इसमें बोला है कि किस रेशियो में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब पार्टनर रिटायर होगा। आपको बताया था कोई भी चीज़ रिटायरमेंट से पहले की होती है, कोई प्रॉफिट, कुछ रिजर्व्स, हमेशा वो ओल्ड रेशियो में ही जाता है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? बताने की ज़रूरत है? नहीं, आता ही होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सपोज 10,000 शेयर्स कंपनी ने मंगवाए, बोला कि आओ अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे शेयर्स को ले लो, लेकिन 10,000 की जगह 9,000 लोगों ने अप्लाई किया, 9500 लोगों ने अप्लाई किया, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब शेयर्स जितने कंपनी ने इशू किए हैं उससे कम लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये ट्रू होता है फॉल्स होता है? वैसे बात है ट्रू होता है। डिबेंचर क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लिखना था प्रॉपर, इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। आगे जो लाइन लिखवाई हुई थी आपको पता ही था, वो लिखनी थी डिबेंचर। ईजी क्वेश्चन था ये भी। वट आर डिबेंचर होल्डर गेट एज अ रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर? जब डिबेंचर होल्डर जो है उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा डिबेंचर में? आपको पता है क्या मिलता है उनको? क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और एक टाइम के बाद उसको कंपनी को रीपे भी करना पड़ता है। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये भी पता होगा। वट डू मीन बाई डिबेंचर एट प्रीमियम? मतलब डिबेंचर को जब हम इशू करते हैं प्रीमियम पे तो उसका मतलब पूछ रहा है, ठीक है? हो जाएगा। कोई 2 टाइप ऑफ डिबेंचर बताना है यार, इतने टाइप ऑफ डिबेंचर्स कराया है, कोई भी 2 बता देना, ठीक है? तो बहुत ईजी था, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो बहुत ईजी था। अच्छा, फिर सेक्शन बी आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, बेसिकली पार्ट 1, जिसमें ABC बताए गए 3 पार्टनर्स हैं। देखो यार क्या क्वेश्चन था ये, कोई मतलब आंखें बंद करके क्वेश्चन होना चाहिए था। ये बोल रहा है A, B और C पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशियो में। ये बंदा रिटायर हो गया तो बोल रहा है न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल लो। ये रिटायर हो गया ना, बस बात खत्म। 5:2 न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी आ जाएगी। प्रॉपर करके देख लेना, सेम आना आंसर, ठीक है? सेक्शन C पर आते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं, 4:3:2 की रेशियो में। वाई रिटायर हो गया और कैपिटल ऑफ फर्म की फिक्स की गई है 54,000 होनी चाहिए। अब जब वाई रिटायर हुआ उस टाइम XYZ की कैपिटल हमें गिवन थी 20,000, 30,000 और 40,000। कह रहा है एडजस्टमेंट बताओ कैपिटल में, अगर पार्टनर को कैश कम होगी तो वो लेके आएगा और अगर कैश ज़्यादा होगी तो वो निकाल लेगा। आपको कुछ नहीं करना। 54,000 थी उनकी फिक्स की कैपिटल, इसके हिसाब से निकाल लो उनकी क्या होनी चाहिए। उनकी न्यू रेशियो निकालोगे, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टनर रह गए हैं X और Y, उनकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ 54,000 निकाल लो। उसके बाद जो उनकी पहले से कैपिटल हैं वो देख लेना कौन कौन था। वाई रिटायर हुआ था तो X और Z की निकालोगे, ठीक है? और X और Z की पहले थी 20,000 और 40,000, ठीक है जी। अगर कैपिटल सपोज करो X की कम आ रही होगी तो उसको लानी पड़ेगी, और अगर इसकी ज़्यादा हो रही तो ये निकाल लेगा। ये क्या करेगा? कैश को विड्रॉ कर दिया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन चेक कराना होगा, कोई इशू होगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, और अगर कुछ छोटा मोटा डाउट है तो प्लीज़ यूट्यूब पे पूछ लेना, कमेंट में मैं आंसर दे दूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है आता है आपका, किसका है ये, जी हाँ, एसेट्स गिवन है फर्म के 60,000, लाइबिलिटीज़ गिवन है 20,000 और हमें बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 15% है। मतलब इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें बोला हुआ है निकालने के लिए गुडविल, और वो कैसे निकालनी है, 2 years ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 10,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR आपको गिवन है 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैसे निकालनी है, एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दो, दैट इज़ 40,000। तो 40,000 का 15% करोगे, आपकी नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, जो भी आएगा वो माइनस कर लो नॉर्मल प्रॉफिट को, आपका आ जाएगा गुडविल, सॉरी आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, जैसे मैं निकाल भी देता हूँ, 40,000 का 15% हो जाएगा 6,000। ठीक है, 6,000 यहाँ से माइनस कर दोगे तो बेटा सुपर प्रॉफिट 4 आ जाएगा, तो गुडविल आपकी बन गई 2 × 4,000 यानी कि 8,000। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, आगे बड़े क्वेश्चन हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। अगला है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, आपको पता है बच्चे। ठीक है, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, याद करो डिसोल्यूशन में पढ़ा था, इजी है, हो जाएगा। हाँ जी सर। शॉर्ट नोट बता रहा है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का। कोई क्वेश्चन है बताओ, क्या दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन क्या दिया, क्या पेपर दे, इतना ईजी सा पेपर। अच्छा, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक है व्हाट जनरल एंट्रीज आर पास ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कौन सी जनरल एंट्रीज पास होती है उनको लिखना था, दैट्स इट। जनरल एंट्रीज बतानी है 3 केसेस में, और केसेस देख लो थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। 3 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, और कैसे हैं, 10% डिबेंचर हैं 100 रुपये के, और इशू कैसे करना है, 3 केसेस गिवन है, पार पे, डिस्काउंट पे जो कि 95 है, और प्रीमियम पे 105। ठीक है, नॉर्मल पहले एंट्री क्या होती है, वही बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में, शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगले में क्या करोगे, पहला केस है पार वाला, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर, दैट्स इट। अमाउंट क्या आएगा, 3 लाख। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे आ जाएगा। 95 में क्या लिखोगे बेटा, अब 95 में हुआ मतलब 5% के डिस्काउंट पे हुआ, तो 3 लाख का 5% क्या होता है, देख लो, 15,000। मतलब आपको पैसे कितने मिले बेटा, 2,85,000। तो यहाँ पे एंट्री सेम रहेगी बट अमाउंट अलग आ जाएगा, 2,85,000। अब जब यहाँ पे लिखोगे तो इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, क्या, 2,85,000 आप लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, 3 लाख आएगा 10% डिबेंचर में, और 15,000 कहाँ जाएगा, किसके नाम से आएगा, इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आई होप क्लियर होगा। और बेटा सेम तरीका है, बस लास्ट की एंट्री में चेंज होगा जब आप प्रीमियम पे करोगे। 5% का प्रीमियम मतलब आपने इशू किया प्रीमियम पे, नॉर्मल कर लेना यार, क्या मुश्किल है। चलिए, और आई थिंक यहाँ पे तो मैं एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन। ठीक है। इसमें तो इशू की एंट्रीज पास करनी थी, रिडेम्पशन की करनी भी नहीं थी, तो आप रहने दो, आप ये नहीं करोगे तब भी चलेगा। आप बस ये कर लेना, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 लाख, दूसरा केस आपका 2,85,000 हो जाता, और तीसरे केस में आपका आंसर हो जाता 3,15,000। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, जो मैंने नीचे समझाई है वो तो करने की जरूरत भी नहीं है, इसको रहने देना। ठीक है, और बोलो, यदि ये 3 एंट्री से पास कर लोगे तो कोई इशू नहीं, मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इशू की एंट्रीज पूछी, रिडेम्पशन की एंट्रीज नहीं पूछी है। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, लेकिन वहाँ तक जाने की ज़रूरत थी नहीं। सेक्शन ई, क्या क्वेश्चन है यार, देखो 5,000 शेयर्स थे और 100 रुपये का शेयर है, उसको कैसे मंगवाया गया, 3 टाइम मंगवाया गया, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ऐसे 100 रुपये का शेयर है, उसको तोड़ा गया है 40 में, 50 में और 10 में। ये एप्लीकेशन पे देना है, ये अलॉटमेंट पे और ये फर्स्ट कॉल पे। क्या एंट्री होगी, जैसे डिबेंचर में होती है पहली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या करोगे, 40 इंटू कितने शेयर्स हैं, मैं एक बार चेक कर लूँ, 5,000, तो 40 इंटू 5,000, ठीक है ना। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर सेकेंड एंट्री भी रहेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर
कैपिटल, फिर पैसे ड्यू करोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसे मिलेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे फर्स्ट कॉल को भी ड्यू करोगे और उसके पैसे आपको रिसीव हो जाएंगे। आगे आते हैं, इसमें और था दैट इज़ फॉर फोर फीचर कि एक अमर था, अगला जो बेटा और वाला है उसमें क्या अमर ने फोरफिट किए 30 शेयर 100 रुपये के, उसके शेयर फोरफिट कर दिए गए बिकॉज उसने पेमेंट नहीं की थी कितने रुपए की, उसने सिर्फ 20 रुपये किए थे, 40 रुपये नहीं किए थे क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 60 रुपीज़ मंगवाए थे। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया होगा क्योंकि बच्चों को मुश्किल लगा होगा। क्वेश्चन क्या था, 100 रुपये का एक शेयर है, कंपनी ने सिर्फ अभी तक 60 रुपये ही मंगवाए हैं, कितने 60 रुपये मंगवाए हैं, जिसमें से 20 उसने पे कर दिया, 40 नहीं पे किए और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, शेयर को फोरफिट कर दिया। अगर आपने ये लाइन समझ ली होगी ना, आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस यही चीज़ें समझने वाली क्या कि भाई 100 रुपये में से 60 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं, जिसमें से एक बंदे ने सिर्फ 20 रुपये ही पे किए और 40 रुपीज़ पे नहीं किए। बस ये कर लेते तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। जल्दी से आते हैं आगे। अभी तक समझ आ रहा होगा जो मैंने बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादा डीप में बताने का फ़ायदा नहीं है। आप लोग पेपर तो अच्छा कर ही आए हो, मुझे पता है। ए और बी पार्टनर्स अगले में 3:2 की रेशियो में, और सी नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के साथ। एक सेकंड यार, हाँ, ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशियो में, सी नया पार्टनर आया है, वो अपने साथ 1 लाख की कैपिटल लेके आया है, 1/4 शेयर है उसका, लेकिन वो बंदा महाराज जी गुडविल नहीं ला पाए, जो कितने की थी, अपने शेयर की गुडविल नहीं ला पाए 30,000 रुपये की। और बेटा मैंने क्या बताया है, जब भी पार्टनर गुडविल नहीं लाता कैसे उससे पैसे लेते हैं, पैसे तो उससे लेने हैं गुडविल के, उसके अकाउंट को क्या करके डेबिट करके, तो उस पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर लोगे सी का, बस आपका आंसर निकल जाएगा, सी इज अकाउंट डेबिट, और बाकी नॉर्मल एंट्रीज प्रोसीड करनी होती हैं। और मैक्सिमम बच्चों ने इसका चॉइस वाला किया होगा, डिफाइन गुडविल एंड एक्सप्लेन कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट पे आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट से कोई करके नहीं जाता, मुझे पता है। पार्ट बी पर आते हैं, गिव टू एग्जांपल द नॉन करंट एसेट। ये क्या क्वेश्चन है क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होती है? ये क्या बात कर रहे हो यार, ये कोई क्वेश्चन था, फॉल्स करना है। व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? क्या ड्रॉबैक होता है? 5 से 6 ड्रॉबैक होते हैं, कोई भी एक लिख के आ जाना था। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला खुद गिवन हो, बोले फॉर्मूला बताओ, कह रहा फॉर्मूला ऑफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन डेट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? द रेशियो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखे ना, नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कॉल्ड। कौन सी रेशियो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की रिलेशनशिप बताती है? फॉर्मूला पुट करो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, निकल गया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। चलो, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? सर क्वेश्चन क्या बता रहे हो अभी, क्यों क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेटा जरूर देके आया करो इन क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे आपके बिजनेस का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, मेक श्योर जब भी कोई चीज़ पूछ रहे हैं अगर उसके एग्जाम्पल रेलिवेंट है प्लीज़ उसको दे के आओ। जैसे यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट बताया है, एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करोगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है उसको पहले लिखोगे और उसको भी एक्सप्लेन करोगे एग्जाम्पल्स के साथ। व्हाट आर अकाउंटिंग रेशियोज? यार मतलब ये क्या है, मन का था पेपर देने का, लगा था इतना इजी पेपर है क्या देना है पेपर, लेकिन पेपर अच्छा करके आए होगे, मुझे पता है आप लोग। अच्छा जी, एक और है, इतना मुश्किल क्वेश्चन में क्या क्या बताऊँ। करंट रेशियो निकालनी है, बोलो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जिस बच्चे ने ये भी लिख लिया ना बेटा उसको मार्क्स मिल जाएंगे आधे, तो उसको यहीं पे मिल जाएंगे मार्क्स। और बोल रहा है करंट एसेट आपको गिवन है 2 लाख रुपये, बिल्स पेबल 25,000 जो आपका करंट लायबिलिटी आ जाता है, और अदर करंट लायबिलिटी 75,000। लो जी 2:1 आ गई आपकी, जो आपकी आइडियल रेशियो भी होती है। अब अगला बता रहा है इन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। क्रेडिट सेल्स ऑपरेटिंग, यार रोज़ का ही काम है ना। कैश परचेजेस ऑपरेटिंग, रोज़ का काम है। प्लांट परचेज इन्वेस्टमेंट है। नॉन क्रेडिट की इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। शेयर्स इशूड, व्हाट इज दिस सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसा लग रहा है मतलब पेपर डालने वाले ने बस जहाँ से क्वेश्चन उठाया जो उसको इजी लगा उसने डाल दिया और कुछ भी नहीं था। बहुत इजी पेपर था। एनालाइज करूँ तो अगर मैं इसको रेटिंग दूँ
अगर मैं बोलूँ 10 मार्क्स हो गए बहुत डिफिकल्टी के और 1 हो गए ईजी के, तो ये 4 पे लाई करेगा। इतना ईजी पेपर था आपका, 3 to 4 पे लाई करेगा एज़ कम्पेयर। अगर मैं बात करूँ कि 10 सबसे मुश्किल पेपर और 1 सबसे ईजी, तो ये 10 में से मैं 4 मार्क्स दूंगा एज़ कम्पेयर टू इसका लेवल क्या था, बहुत ईजी लेवल आया था। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ जो आते हैं पेपर्स वो 6 से 7 के लेवल पे आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। CBSE के मैं बोलता हूँ 8-9 के लेवल पे आते हैं, आपके 5-6 तो टच करता है, बट ये तो मुश्किल से 4 भी टच करेगा, 3 या 4 मैक्सिमम टू मैक्सिमम टच करेगा। कुछ भी डाउट है इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस स्टडीज़ के बारे में जो पेपर्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आज तो मैं लेट हो गया, इकोनॉमिक्स और BST की जो आपकी मैं एनालिसिस करूँगा वो बहुत जल्दी करूँगा। जैसे आप पेपर दे के आओगे 1 घंटे के अंदर अंदर मैं लाइव आऊँगा और करूँगा। आज मैं लाइव नहीं आ पाया, थोड़ा इशू था टेक्निकल और बिजी भी हो गया उसके बाद में शाम को, तो अभी वीडियो अपलोड करूँ। मेक श्योर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मुझे बताना कितने मार्क्स आपके बनने, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।